एक्चुअली ये तो आपने सही कहा कि जिसकी जितनी जरूरत है समय पर वो चली जाती है, ये डेफिनेटली। लेकिन कभी कभी हमारा मोह नहीं छूटता ना, तो कुदरत हमें छुड़वाती है। मेरे केस में यस। ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जब मैंने सुना था ज्वेलरी का यहाँ बहुत ये रहता था, गोल्ड तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही जाना है, अगर सोनार के यहाँ जाना है तो एक बिछिया ही लेके आ जाना है। इस तरह से वो मतलब था उसमें मुझे इंटरेस्ट। सुनने के बाद भी ना मैंने कम, मतलब गोल्ड तो कम हो गया था, कभी सिल्वर थोड़ा सा ले ही लेती थी, थोड़ा मोड़ा मुंह अटक रहा था। तो वो चीजें, और एक्चुअली मेरा मुंह ना भी होना तो युगल को अच्छा लगता है कि मैं पहनूं कोई चीजें, वो उनके तरफ से भी था, उनको भी मतलब गोल्ड में मोह था कि ये बना के रखो, आगे सुख में सुंदर दुख में सहारा, इस तरह से भी बोल के वो थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे खरीदने के लिए बोलते थे। तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये जरूरी होगा, आगे जाके बेटियां हैं, कुछ बेच के ही हमें समय पर काम आ जाएगा। तो ऐसे हुआ मेरे साथ। लेकिन मेरी इच्छा थी कि ये मोह टूटे। अंदर से सोल जब जो चाहती है वो बाबा पूरा करवाता है, कुदरत पूरा करवाता है। तो पहले तो वो मतलब एक ठगी हुई मेरे साथ, और वो गोल्ड चला गया, कान का दोनों ठगी चला गया। तो उस समय मुझे मतलब और उस दिन मेरा ज्वाइनिंग डे था एचएम वाला। तो मुझे उस दिन खुशी थी, तो उधर उतना टाइम ही नहीं मिला मुझे ये करने का। अफसोस आ भी रहा था, युगल के साथ कहा तो युगल ने भी कहा कि किसी को मत बताओ, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से कर लेंगे, कि कोई बात नहीं, इसका तू आज की खुशी मना। तो मतलब वो भी मुझे एकदम मतलब ना कोई सफरिंग देकर, कोई थॉट भी नहीं, ज्यादा चलता था अंदर कि अरे ये काम आ जाता थोड़ा बच्चों को। तो फिर वहां पे बाबा ने मतलब, मैं फिर भी मतलब लेसन नहीं ली थी थोड़ा सा शायद। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि गले की मतलब अच्छी 12 ग्राम की चेन अपने आप गिर गई। मैं बहन के यहाँ जा रही थी, बहन भी साथ में थी। अब उस दिन तो मुझे जरा सा इफेक्ट नहीं, रात में मैं ढूंढ रही हूँ, गले में है नहीं। तो फिर वो मेरी दोनों बहनें इतनी कि अरे गोल्ड अभी क्या भाव चल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है, तेरे चेहरे पे शिकन नहीं आ रही, तू मुस्कुरा रही है। तो बोले अरे मेरा नहीं होगा, जिसको जाना था उसके लिए कितना अफसोस करूँ। चला गया। हाँ थोड़ा सा आया, वो फिर से वही आया कि ये बच्चों के लिए यूज हो जाता, उससे अच्छा मैं वही करती तो ठीक रहता। और उस दिन माइंड मेकअप कर लिया कि अब ज्वेलरी का कोई मतलब, उस दिन लेसन पूरी तरह मेरा मतलब अंदर से ही आवाज आई कि अब खरीदना ही नहीं है, अब जो है तो इन लोगों के लिए ये कर देना है, नए तरीके से अपना वो यूटिलाइज कर देना है। तो ये दोनों टाइम मुझे कोई सफरिंग, आज भी कोई सफरिंग नहीं है, और इतने अच्छे से मोह टूटा है। और अगर थोड़ा मोड़ा होगा तो कुदरत और बाबा है, तो मैं खुद हूँ उसके लिए रेडी, उतनी पावर है, तोड़ दूंगी, कर दूंगी। क्योंकि अब ऐसा कुछ मतलब थॉट नहीं चल रहा है दीदी कि हाँ मुझे ऐसा हो गया, दोनों टाइम नहीं चला। तो कहीं ना कहीं कुदरत मेरा जो चॉइस थी, उसने उसने हेल्प की विदाउट एनी सफरिंग। तो अच्छा है। थैंक यू दीदी। आपका मतलब वो कानों में आवाज पूछती थी, अभी यही समझ में आता था कि हाँ कि कैसे क्या करना चाहिए। मेरा तो ये है नहीं, बाबा के पास छोड़ भी दिए थे कि बाबा आप करवा लेना, कुदरत आप करवा लेना। तो वो मिला भी। जी दीदी। वेरी नाइस। थैंक यू मोनी बहन। हाँ, थैंक यू नीलम बहन। बहुत अच्छा आप लोगों ने बाबा के ज्ञान को समझा एंड अपने जीवन में उतारा भी है। वंडरफुल अनुभव है आप दोनों का भी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ ओम अभी शांति देखो। दीदी। हाँ जी। ओम दीदी, यस मैं सीता। आपको हम बताए थे दीदी, मेरा भी गहन में स्वर्ग चोरी हो गई थी, और हम बोले कि हाँ। मेरा, आपसे बोले थे ना दीदी, वो गहना हम बोलने की मेरे नसीब में नहीं है, जिसका था उसके चला गया। मुझे थोड़ी सी भी फिक्रात नहीं हुई दीदी। और बेटी हाँ भी जी। बोली कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी बोल के, बेटी बोली कि मम्मा आपके नसीब में नहीं था इसलिए चली गई, आप टेंशन मत लेना, आपके नसीब में होगी तो फिर वो आ जाएगी, खरीदा जाएगा। दीदी 2 साल के बाद ना वो पूरे गेठरी में बना हुआ था दीदी, रुमाल में बड़ा सा, वो हाल में कोई लिया के और ऐसी राख के गया था दीदी। वो मिल गई आपस घर में। हाँ। और हाँ।
और देखो बाबा के ये मर्जी की उसी जगह हम बैठे थे और मेरे निगाह उसी में चली गई, तो हम बोले ये क्या है कह के खोल के देखे तो मेरे पूरा गहना उसमें पड़ी थी। और सबसे पहले फिर बेटी को हम फोन करके बताए कि बेटी मेरा पता नहीं कौन मेरे गहना पूरा लिया के देखो सोफा के नीचे रख के गए हैं। तो सब खुश हो गए, दीदी मिल गई पूरी गहना। थैंक यू दीदी। ये होता है कि असली कमाई जो तुम्हारी कमाई है, हाँ, वो तुम्हारे पास लौट कर आई, उसका फायदा किसी और को हो नहीं सकता। और जब तक तुम्हारा नहीं है, अभी तुमने यूज कर लिया, हाँ, अभी तुम्हारे नसीब में उसका उतना ही समय था, तो वो आकर चले जाएगा। जैसे मोनी बहन ने अपना अनुभव शेयर किया, नीलम बहन ने किया, और मेरे भी जो अनुभव शेयर किया, मैंने तो वक्त के साथ साथ चल पड़ी। वक्त ने कहा बस तेरा इतना ही वो, इतना ही ये चीजों के साथ में तेरा कर्मा है, अब तुझे छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया है। होकर भी, मेरे सामने होकर भी वो मेरा नहीं है, वो है ही नहीं अभी वो युगल के पास है। युगल ने क्या किया है, मैं एक वर्ष से भी उसको पूछा नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं, देखा ही नहीं उसके बाद। तो इस तरह से अगर हम वक्त को समझ के चलते हैं तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। ठीक है, वेरी नाइस। अभी समझा कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आते हैं, पहले तो वक्त सिग्नल देता है हमें, कुदरत सिग्नल देती है। जब हम उस कुदरत की आवाज नहीं समझ पाते तो धीरे धीरे हमारे से वो सारा छीना जाता है। छीना जाता है ये वर्ड इसलिए मैं यूज करती हूँ क्योंकि कुदरत का जो इशारा है हम समझते नहीं है और हम उन चीजों को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब कुदरत हमसे लेती है और हम छोड़ना नहीं चाहते तो उसको छीना जाता है ना। और छीनना जो है वो दर्दनाक होता है, तकलीफदायक होता है, क्योंकि हमारा मोह, हमारा लालच वो तकलीफ पहुंचा रहा है हमें। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? अभी किसी को भी डर नहीं लगेगा ना फाइनेंशियल क्राइसिस का? दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस का और एक रास्ता क्या बाबा बोलता है, फिर से हमको स्टार्ट से खड़ा करना है अपना संसार को। हर एक चीज जो भी तुमने खो दिया है उसको फिर से खड़ा करना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही नयापन है। अभी ऑफिस में अंजना बहन का ही अनुभव आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो। कोई चीज हमसे अगर ले ली जाती है, छीनी जाती है, या कुदरत के प्रभाव में आकर वो खत्म हो जाती है, जैसे पहाड़ आई, घर चले गया, सब संसार निकल जाता है उसमें, घर टूट जाते हैं, हमने बनाया हुआ अपना घर, सामान सब 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 बह जाता है और हम खाली हाथ खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त हमें बहुत रोना आता है कि हमारा सब कुछ चले गया, ये सोच के कि अब क्या होगा, अब हम कहाँ रहेंगे, ये क्वेश्चन आता है और डर जाता है इंसान उससे, है ना। पुनर्निर्माण के लिए डरता है। किसके लिए डरता है? पुनर्निर्माण के लिए। जो चले गया है उसका दुख, क्योंकि उसमें अपनी लालच, मोह, अपनी क्या बोलते उसको, मेमोरीज, यादगारें, वो सारी चली जाती है उसी के साथ में। उसी वजह से हमें दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, हताश हो जाते हैं हम। बस कुदरती ये नियम है, कुदरत यही इशारा दे रही होती है बहुत पहले से। जितने की जरूरत है उतनी ही चीजें रखो अपने साथ, ज्यादा एक्यूमुलेशन मत करो, ज्यादा संग्रह मत करो चीजों का। किसी और को भी जब तुम संग्रह करोगे, सोचो कि हर एक इंसान अगर इतना इतना संग्रह करते रहेगा तो धरती पर एक तरफा बोझ बन जाएगा, वजन हो जाएगा, दूसरे एकदम खोखले कंगाल, और आप जिसकी जरूरत नहीं है उतनी चीजें लेकर बैठ रहे हो। अब कुदरत तो न्याय प्रिय है, क्या है? न्याय प्रिय। वो किसी के भी साथ नाइंसाफी होने नहीं देता। जिनके पास कुछ नहीं है उसको आशा के लगा के रखता है कि तुम मेहनत करो, तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। और जिसके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, जरूरत से ज्यादा है,
उसको इशारे देते रहता है, क्या ये तुम्हारे हाथ से जाएगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, कोई चोर ले जाएगा चुरा के, कभी पहाड़ में बह जाएगा। हा? हमारे अंदर की यही डर होते हैं ना कि कोई कुछ लेके न चले जाए, चोरी न हो जाए, पहाड़ में डूब न जाए, ये इसके बैंक बंद न हो जाए, हमारे बैंक का बैलेंस ये खत्म न हो, कोई दे नहीं, डूब जाएगी तो, किसी को लोन दिया होगा तो वो अगर भाग न जाए। हा? इस तरह से हमारे अंदर वो डर लगा रहता है कि कहीं खो न जाए, और ये डर ही कुदरत की वजह से हमें होता है कि कुदरत कहीं न कहीं हमें इशारे देते रहता है कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है, जो जरूरत नहीं है, पर तुमने अपने लालच एंड मोह की वजह से इनको जमा करके रखा है, पकड़ के रखा है, इसको छोड़ना है। जब हम यहाँ हमारे हाथ से यहाँ से छूट जाता है तो कुदरत उन तक पहुँचाता है जिनको आस लगा के रखा है, अभी तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी सवेरा होगा। और वो फिर उनको एक होप की तरह उनके जीवन में वो आता है, और कहीं न कहीं उनकी जीवन की शुरुआत होती है। अभी एक एग्जाम्पल अंजना बहन का कि जैसे उन्होंने पुराने घर से नए घर में गए हैं, तो जितनी जरूरत है उतना ही नया सामान लिया, जितनी जरूरत है उतना ही लेकर गए, बाकी का सारा डोनेट किया। डोनेट किया मतलब किसको किया? जिसको जरूरत है उन तक वो सामान पहुंचा है, तो उनके लिए एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट हो रही है। देखा, यही कुदरत करती भी है। इन्होंने स्वयं होकर दिया तो खुशी है ना, नहीं तो कुदरत छीन कर ले जाती है। हमें जरूरत नहीं है उतनी चीजों को ले जाती है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो कोई भी शौक मनाना नहीं है, दर्द दुख मनाना नहीं है कि हमसे हमारा ये सब छूट गया। जब हम आलसी बहुत हो जाते हैं ना, तो उस वक्त कुदरत और भी बेरहम हो जाती है। बेरहम यानी तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए, आलसी बन गए हो, अभी तुमसे मेहनत करवानी पड़ेगी। आराम वाली जिंदगी कुदरत कभी देती नहीं है। देखा होगा तुमने, छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, चींटी से भी छोटी कीड़े क्यों ना हो, उनसे भी बाबा बोलती हूँ, कुदरत मेहनत कराती है। पेट भरना है तो काम करो, काम के सिवाय पेट भरेगा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक उनको अपने खाने का इंतजाम करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ उनको अपनी लड़ाइयाँ भी लड़नी है, अपने रक्षा के लिए, सर्वाइवल के लिए खुद की रक्षा भी करनी है, अपने बच्चों की भी रक्षा करनी है, एंड पेट भी भरना है। यही कंफर्ट जोन में हम जब आ जाते हैं, कुदरत जब देखती है ये आलसी बन चला है, तो हमारा आलस तोड़ने के लिए हमें पुनर्निर्माण के लिए खड़ा करती है। पुनर्निर्माण यानी रीस्ट्रक्चर है, तो हमारे हाथ से वो सब कुछ छीन ले जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हो, नेचुरल कैलेमिटीज, कभी भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग के बिल्डिंग पूरी गिर गई, कितने ही संसार धराशायी हो जाते हैं। कितने ही लोगों के घर जमीन में दब जाते हैं, कमाई, जीवन भर की कमाई खत्म हो जाती है, बाहर आती है, घर गांव के गांव बह जाते हैं, है ना। सूखा आता है, उनको अपना रहता घर संसार छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर बसने को मजबूर हो जाते हैं। किसके लिए? पेट पालने के खातिर, है ना। यह है कुदरती आपदाएं, जहाँ कुदरत हमें फिर से रिस्ट्रक्चर, पुनर्निर्माण के लिए खड़ा करती है, क्योंकि हम बहुत आराम पर जिंदगी जीने की आदत डाल दिए रहते हैं, जिस वजह से हम दूसरों पे अत्याचार करने लग जाते हैं। कुदरत एक कभी नाइंसाफी होने नहीं देता। ठीक है, तो जब भी ये इशारा कुदरत दे रहा है, हमें अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है कि कहीं मैं आलसी अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं, कहीं कुदरत आके ले तो नहीं जाएगी। उससे पहले तू अपने आलस को त्यागो, अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करो। और यही बात बाबा मुरली में भी हमें कहता है, अचानक का पाठ, काशी करवट बदलना, फिर बाजोली का खेल, कितने ही ऐसे वो वर्ड यूज करता है
हाँ, जहाँ पर कहीं न कहीं कुदरत हमें इशारा दे रही है, बाबा इशारा दे रहे हैं कि आज दिन है तो कल रात भी हो सकती है, और आज रात है तो कल दिन का उजाला भी आने वाला है। एक चीज हर वक्त नहीं समान रह सकती, तो उनका मोह मत रखो। ठीक है, यस वैष्णव है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि कुदरत हमसे फिर एक्स्ट्रा मेहनत करवाती है और भी जो कुछ आपने कहा, बट समटाइम्स क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज होता है ना, वो इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है एंड बहुत पेनफुल भी रहता है समटाइम्स। तो बस वो बीच मतलब जैसे सफर में ऐसा होता है ना कि आप हिम्मत हार जाते हो, फिर होप्स लूज कर देते हो, देन फिर ऐसा लगता है कि क्या ही होगा। तो वो सब कुछ छोड़ने का मन करता है कि जैसा था वैसा ही चल रहा था। मतलब इसके लिए मैंने एक चीज पढ़ी थी कि याद करो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, मतलब व्हेन योर वाई इज स्ट्रॉन्गर देन हाउ बिकम्स इजियर। बट समटाइम्स इट वर्क्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक इट डजंट वर्क फॉर मी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर आपको ऐसे गिव अप करने जैसा लगे तो आप क्या क्या करें, बाबा के कौन से मूल्य पॉइंट्स जिनको यूज करना है? यस, बहुत बार मेरा भी ऐसा होता था। जब शरीर साथ नहीं देता था, और मेरे से तो सब कुछ बाबा ने छुड़वा दिया था, अभी शरीर में भी बल नहीं था। अभी मैं बाबा को तंग आके बोलती थी, बाबा क्यों ही दिया तूने मेरे को वापिस जीवन, मैं तो चली गई थी ना, मेरा कार्य खत्म हो गया था ना यहाँ से, तो क्यों दिया, इस शरीर में रहकर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बाबा वापिस से होप देता था। होप का एक कि नहीं तू कर सकती है, पहली बात तो मैं हूँ ना तेरे साथ। एंड फिर पर्पस देता था। पर्पस क्या रहता था मेरे जीवन का, मेरा बेटा 9 साल का ही था तभी। बोले तेरे को देख ले, तू इसको ऐसे ऐसे हालत छोड़कर जा सकती है। एंड मेरे हस्बैंड भी थोड़े ना नाजुक से है, बोलेंगे मेंटली, वो काफी स्ट्रांग नहीं है, वो काफी डिपेंडेंट है ऐसे। तो उनके हाल क्या होगा, वो दोनों कैसे जिएंगे वो। और एक माँ को अपना बेटा, जो बच्चे जो होते हैं ना, सबसे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर प्यारा हो तो सब कुछ छोड़ सकती है अपने बच्चों के लिए। एक माँ का जीवन वो होता है। और मेरे लिए भी मेरा जीवन का लक्ष्य ही मेरा बेटा था उस वक्त। अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरा बेटा, मेरी बेटी भी सिर्फ 10th पास हुई थी वो, तो भी वो उसको बोला जाए तो बड़ी थी, 15 साल की थी, और बेटा सिर्फ 9 साल का था। तो वो मेरे लिए लक्ष्य था, वापिस वापिस से जीने की, संघर्ष करने की उम्मीद देता था कि नहीं मुझे इसके लिए करना है, इसके लिए मुझे उठना है, इसके लिए मुझे जीना है। नहीं तो इसको कौन पालेगा, इसको कौन पढ़ाएगा, इसकी इच्छाएं कौन सुनेगा, इसकी जरूरतों को कौन सुनेगा। अगर क्योंकि वो बोलता बहुत कम था, डरा डरा सही था, थोड़ा शाय नेचर का था, और ऊपर से मेरा हेल्थ इश्यू होने के बाद में वो थोड़ा सा सहम भी गया था। उसको भी मन में यही लग रहा होगा कि मम्मी को वो खो देगा। तो वो उसका वो रूप देखकर मेरे मन में वो बार बार उम्मीद जग जाती थी कि नहीं मुझे जीना है इसके लिए। तो हमेशा हमारे जीवन में एक पर्पस होना जरूरी है, एंड कुदरत हमारे जीवन में वो पर्पस देती है, हमेशा एक वजह देती है जीने के लिए। मगर हम अपने ही स्वार्थ में रहकर या अपने ही मुझे लेना है, देने की भावना के बजाय लेने की भावना, मुझे ये नहीं मिलने वाला है, वो नहीं मिलने वाला, मेरा ये खो गया, मेरे को कौन मदद करेगा, मैं कैसे करूंगी ना, ये लेने वाली भावना में हम ये देखना भूल जाते हैं कि कुदरत कहीं न कहीं हमसे इशारे में देने की भावना, पर्पस दिला रही है कि देखो इसके लिए करना है, उसके लिए करना। बोला मतलब क्या होता है, देने की भावना होती है ना। कुदरत हमसे देने की भावना जगाती है, जब देने की भावना हो तो करने की भावना आती है। और हम लेने की भावना जब हमारे मन में होती है तो कहीं ना कहीं हम निराश होते हैं, क्योंकि मिल नहीं रहा है ना उस वक्त हमें, हमारा हिसाब किताब भी खत्म हो गया है। लेने का बचा ही नहीं है कुछ, तब जाके हमें वो निराशा नजर आती है। ठीक है, तो कुदरत हमें इशारा देती है, पर्पस देती है, वजह देती है जीने की, मगर वो होती है देने की भावना में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर करने की भावना में। ठीक है जी मुझे थैंक यू। यस मोनी बहन।